दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं कृणाल ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, एक्टिविटीज और उस पर किए गए सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं। हमारे पास कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स आए हैं जिन्हें मैं कृणाल अपनी आवाज में न्यारेट कर रहा हूं। जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं उसे किसी ने तो हमारे साथ शेयर किया होता है, और ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो इस प्रकार के दुख से पीड़ित है और उससे कैसे राहत पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं रियल इंसिडेंट की ओर। आज जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वह पुणे से है। इस घटना की मुख्य पात्र एक लड़की है जिसका असली नाम तो मैं यहां नहीं बता सकता, लेकिन चलिए उसे नेहा कहकर पुकारते हैं। नेहा नागपुर की रहने वाली थी और उसने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नेहा ने पुणे में एक कंपनी में नौकरी शुरू की। कुछ समय बाद उसने उस कंपनी को छोड़कर चाकन एमआईडीसी में स्थित एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। नेहा की पिछली कंपनी में उसके साथ एक और लड़की काम करती थी जिसका नाम हम माया मान लेते हैं। माया ने मैकेनिकल ब्रांच में डिप्लोमा किया था। नेहा और माया पहले एक ही रूम शेयर करती थीं, लेकिन उनकी आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। नेहा को माया का व्यवहार खास पसंद नहीं आता था। नेहा ने एक बार बताया था कि माया के परिवार में उसके माँ बाप और दो भाई थे। उसके पिता फैब्रिकेशन का काम करते थे। कुछ समय बाद माया ने कंपनी छोड़ दी, लेकिन पुणे में ही थी। एक दिन माया ने नेहा को फोन किया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे घर के पास एक नई नौकरी मिली है। फिलहाल मैं तुझे किराया नहीं दे सकती, लेकिन क्या मैं थोड़े दिनों के लिए तेरे रूम पर रह सकती हूं? नेहा को लगा कि माया की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और थोड़े दिनों की बात है। उसने इंसानियत के नाते उसे अपने रूम पर आने की इजाजत दे दी। माया ने रूम शेयर करना शुरू कर दिया। शुरू में उसने कहा था कि यह व्यवस्था केवल कुछ दिनों के लिए होगी, लेकिन वह पूरे 1 साल तक नेहा के रूम पर रही। कभी कभी माया किराया दे देती थी, लेकिन अक्सर वह इस बात को टाल जाती थी। नेहा की दरियादिली का माया ने भरपूर फायदा उठाया। माया के बारे में एक और दिलचस्प बात यह थी कि वह तांत्रिक विद्या सीखी हुई थी। उसका एक गुरु था जो उसे इस विद्या की शिक्षा दे रहा था। माया का घर सातारा जिले के एक छोटे से गांव में था। वह अक्सर पंढरपुर जाती अपने गुरु से मिलने। नेहा को यह बात तब पता चली जब उसने एक बार माया की मां से बात की। माया की मां ने बताया कि माया भैरव बाबा की पूजा करती है और इससे उसे शांति मिलती है, लेकिन यह सिर्फ दिखावे के लिए था। असल में माया किसी और की ही पूजा करती थी, जिसकी जानकारी वह छुपाए रखती थी। जब माया नेहा के रूम पर रहने आई तो उसने अपने साथ सिर्फ 2-4 कपड़े और एक कंबल लाया था। दिखने में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन माया की असली मंशा कुछ और ही थी। रूम पर आने के कुछ ही दिनों बाद उसने नेहा पर तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर दी। एक रात जब नेहा गहरी नींद में थी, करीब 12:30 से 1 बजे के बीच, माया ने उस पर अपना पहला ब्लैक मैजिक का वार किया। नेहा को कुछ हल्की वाइब्रेशंस महसूस हुईं और उसे ऐसा लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। हालांकि वह ठीक रही। उसी दौरान नेहा ने एक अजीब सपना देखा। उसे अपने घर में लगी बाबा हनुमान जी की फोटो हिलती हुई दिखाई दी। माया का यह वार असफल रहा। शायद वह यह सोच रही थी कि नेहा कैसे बच गई। इस असफलता के बाद अगले ही दिन माया पंढरपुर चली गई, अपने गुरु से मिलने और शायद अगली योजना बनाने। अब बात करते हैं नेहा के बारे में। नेहा परमात्मा एक मार्ग की अनुयायी थी। इस मार्ग के गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हैं और इस मार्ग की स्थापना 1948 में नागपुर में हुई थी। इस मार्ग की सबसे खास बात यह है कि इस पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई तांत्रिक क्रिया या भूत प्रेत का प्रभाव नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हो और इस मार्ग पर चले तो उसका यह कष्ट पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यही कारण था कि माया का हर प्रयास असफल हो रहा था। नेहा की दृढ़ श्रद्धा और इस मार्ग की सुरक्षा ने उसे हर बार बचाया। 2 दिन बाद माया फिर से नेहा के रूम पर लौट आई। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक और अजीब घटना घटी। एक रात माया ने नेहा पर तांत्रिक क्रिया का दूसरा वार किया। नेहा को उस रात हल्की वाइब्रेशन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर चींटियां चल रही हों।
उसे यह भी महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। हालांकि इस बार भी माया का वार असफल रहा। नेहा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। माया इस असफलता से परेशान हो गई। अगले ही दिन वह फिर से पंढरपुर अपने गुरु से मिलने चली गई। माया सोच में थी कि उसकी तांत्रिक विद्या ने काम क्यों नहीं किया। नेहा का कहना था कि माया उसकी खुशहाल जिंदगी देखकर ईर्ष्या करने लगी थी। उसे लगता था कि नेहा को नौकरी नहीं करनी चाहिए और उसका सुख शांति में जीवन नहीं बिताना चाहिए। इसी जलन के कारण माया ने नेहा के खिलाफ ये तांत्रिक क्रियाएं शुरू की। कुछ दिन बाद माया एक बार फिर नेहा के रूम पर लौट आई। इस बार उसने नेहा से कहा, मुझे आज बालूशाही बनानी है। नेहा ने सहजता से कहा, ठीक है, बना लो। माया ने बालूशाही बनाई, लेकिन उसमें उसने कुछ मिला दिया। एक अजीब सी चीज जो वह पंढरपुर से अपने साथ लाई थी। नेहा को इस बात की भनक भी नहीं थी। उसने वह बालूशाही खा ली, लेकिन इस बार भी माया का काला जादू काम नहीं कर पाया। नेहा पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। माया हैरान थी। वह सोचने लगी, आखिर इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा। मैं इतने बड़े बड़े जादू के वार कर रही हूं और हर बार फेल हो रही हूं। परेशानी और असफलता से जूझती माया एक बार फिर पंढरपुर वापस चली गई। अब माया के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या नेहा की कोई ऐसी ताकत है जो उसे इन वारों से बचा रही है, या फिर माया की विद्या में ही कोई कमी है। चौथी बार जब माया पंढरपुर से वापस आई तो उसने अपने साथ एक नींबू लाया। उस नींबू को उसने दरवाजे के बाहर रखा और फिर अंदर आकर नेहा से बोली, देखो, हमारे दरवाजे के आगे एक नींबू पड़ा हुआ है। दरअसल वह नींबू उसी ने रखा था, लेकिन नेहा को यह नहीं बताया। नेहा ने उसे कहा, अगर पड़ा है तो उठाकर फेंक दो। माया ने इसे फेंकने से मना कर दिया। आखिरकार नेहा ने खुद अपने हाथ से वह नींबू उठाया और बाहर खड़ी डस्टबिन में डाल दिया। इस घटना का भी नेहा पर कोई असर नहीं हुआ। माया का यह चौथा वार भी फेल हो गया। परेशान होकर वह फिर से पंढरपुर चली गई। अब वह गहराई से सोचने लगी, ना यह किसी मंदिर जाती है, ना कोई पूजा करती है, ना इसके पास कोई धागा दौरा है, फिर भी मेरे सारे वार क्यों फेल हो रहे हैं। हर बार जब माया का वार फेल होता या वह नया वार करने की तैयारी करती, वह पंढरपुर जरूर जाती। एक बार जब माया पंढरपुर गई तो नेहा के कपड़े अपने साथ ले गई। नेहा ने बताया कि उसकी नाइटी जो धूप में सूखने के लिए डाली थी वह गायब थी। यह नाइटी माया अपने साथ ले गई थी। उसने संभवतः उन कपड़ों पर तांत्रिक क्रिया की होगी, लेकिन इसका भी कोई असर नेहा पर नहीं हुआ। यह माया का पांचवां वार था और अब वह बेबस महसूस कर रही थी। उसके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर नेहा के पास ऐसा क्या है जो मेरे हर वार के बीच में आ रहा है और उन्हें नाकाम कर रहा है। जब माया फिर से नेहा के रूम पर वापस आई तो नेहा ने उससे पूछा, मेरी वह नाइटी जो मैंने बाहर सूखने डाली थी वह कहां गई। माया ने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। असल में वह नाइटी अब भी माया के पास थी। जब भी माया पंढरपुर से वापस आती और नेहा को सही सलामत देखती तो वह चौंक जाती। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता, ये लड़की अब तक ठीक कैसे है, उसे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है। छठवें वार के लिए माया इस बार मिर्च का अचार लेकर आई। उसने नेहा से कहा, यह अचार टेस्ट करो, मैंने पंढरपुर से लाया है। उस दिन नेहा को ऑफिस जाना था। उसने अचार को अपने टिफिन में डाल लिया और ऑफिस चली गई। लंच टाइम में नेहा ने अपनी 3 सहकर्मियों के साथ खाना खाया। उसने वह अचार सबको टेस्ट करने के लिए दिया। नेहा को अचार में मिले हुए किसी जादू टोने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। खाना खत्म होने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हुईं। उनमें से एक लड़की को लूज मोशन हो गए। दूसरी लड़की को बहुत तेज सिर दर्द होने लगा। लेकिन तीसरी लड़की, जो क्रिश्चियन थी, उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नेहा, जो खुद भी उस अचार को खा चुकी थी, बिल्कुल ठीक थी। यह छठवां वार भी माया के लिए पूरी तरह असफल रहा। अब माया के मन में और सवाल उठने लगे। नेहा पर तांत्रिक क्रिया क्यों नहीं चलती? उसकी विद्या क्यों बार बार नाकाम हो रही है? जब माया ने 7वां वार करने की कोशिश की तब उसने नेहा के रूम में अजीबोगरीब तैयारी शुरू कर दी। जमीन पर पूरी पूजा की सामग्री रख दी। वहां एक पाट रखा, उस पर एक काला कपड़ा बिछाया और बाजू में संतरे के कुछ टुकड़े रख दिए। अगरबत्ती जलाई और अपने दोनों हाथों की उंगलियां क्रॉस करके बैठ गई।
उसकी मुद्रा कुछ इस तरह थी जैसे मुजरा करते समय होती है। यह सब देखकर नेहा पूरी तरह से हैरान थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि माया आखिर कर क्या रही है। माया ने मोबाइल पर कुछ मंत्र चलाए जो नेहा के कानों तक भी साफ सुनाई दे रहे थे। इसके साथ ही उसने अपनी पूजा शुरू कर दी। नेहा को अब माया पर थोड़ा शक होने लगा था। नेहा ने भगवान का नाम लिया और खुद एक अगरबत्ती जलाई, शायद अपनी सुरक्षा के लिए। जब नेहा ने माया से पूछा, तू ये किसकी पूजा कर रही है? माया ने जवाब दिया, यह स्वामी समर्थ की पूजा है। लेकिन माया झूठ बोल रही थी। पुणे में कई लोग हैं जो स्वामी समर्थ जी को फॉलो करते हैं और उनका पूजा करने का तरीका बहुत ही सकारात्मक है। लेकिन माया जो कुछ कर रही थी वह पूरी तरह से नकारात्मक था। माया ने स्वामी समर्थ जी की पूजा का नाम तो लिया, लेकिन उसके पीछे छिपे उसके तंत्र मंत्र और काले जादू के इरादे थे। माया की हरकतों और झूठ से नेहा परेशान हो रही थी। माहौल पहले से ही बिगड़ा हुआ था। माया गुस्से से बोली, ले ये संतरा और खा इसे। माया की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन नेहा ने संतरा खाने से मना कर दिया। जब माया ने 8वां वार करने की कोशिश की तो उसने रात के 1:30 पर उस शैतानी पूजा की शुरुआत की। नेहा गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके शरीर को खींचने की कोशिश कर रहा है। एक अजीब सी आवाज उसे सुनाई दी, चल ए चल। उसी पल सपने में उसे बाबा हनुमान जी की फोटो दिखाई दी। जैसे ही बाबा हनुमान जी की छवि नेहा के मन में आई, वह खिंचाव जो उसे महसूस हो रहा था तुरंत बंद हो गया। नेहा वापस सामान्य हो गई। जो चीज उसके शरीर को खींचने की कोशिश कर रही थी वह दरवाजे से बाहर निकल गई। नेहा ने बाद में उस प्रेत आत्मा का वर्णन किया। उसने कहा, वह आत्मा 25 से 30 साल के बीच का एक जवान लड़का था। उसकी आंखों पर चश्मा था और वह मुझे खींचने की कोशिश कर रहा था। नेहा ने आगे बताया कि उसने एक सफेद कपड़े और सफेद टोपी पहने हुए एक व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति प्रेत आत्मा को जोर से पकड़ रहा था। जैसे ही उस व्यक्ति ने प्रेत आत्मा को कस कर मारा, आत्मा जोर जोर से चीखने लगी, मानो उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। उस सफेद कपड़े वाले व्यक्ति ने प्रेत आत्मा को दरवाजे से बाहर फेंक दिया। जैसे ही आत्मा उसके हाथों से छूटी, वह आग में जलने लगी। चिल्लाते हुए वह आत्मा दरवाजे के बाहर गायब हो गई। यह घटना नेहा के लिए एक बड़ा अनुभव था। उसे समझ में आ गया था कि किसी दैवीय शक्ति की वजह से ही वह हर बार सुरक्षित बच रही थी। लेकिन माया की अगली चाल क्या होगी, यह रहस्य अब भी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन नेहा ऑफिस गई, लेकिन उसका दिमाग माया की हरकतों में उलझा हुआ था। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। यह लड़की ऐसा क्यों कर रही है? माया अपनी उंगलियां क्रॉस करके क्यों बैठती है? इतना सब होने के बावजूद नेहा उसे अपने साथ क्यों रहने दे रही है? और जो सपना मैंने देखा वह क्या था? उसमें बाबा हनुमान जी की फोटो और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी दिखे थे। यह कोई साधारण सपना तो नहीं था। अब तक नेहा पर कुल 8 बार वार हो चुके थे, लेकिन उसे इन सब का कोई असर नहीं हुआ। नेहा का विश्वास था कि उसे न तो किसी की बुरी नजर लग सकती है और न ही किसी भूत प्रेत का असर हो सकता है। लेकिन उसके दिमाग में यह बात बार बार आ रही थी कि जब से माया उसके रूम पर आई है, तब से सब कुछ असामान्य लग रहा है। ऑफिस खत्म होने के बाद नेहा अपने रूम पर लौट आई। खाना खाकर वह सोने चली गई। रूम में एक बड़ा सा बेड था, जिसे सोफा कम बेड कहते हैं। नेहा और माया दोनों उसी बेड पर सोया करती थीं। नेहा ने बताया कि इस घटना से कुछ दिन पहले 19 मई 2023 को नेहा का बर्थडे था। उस दिन नेहा के दोस्तों ने उसकी रूम पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा। बर्थडे केक काटा गया और दोस्तों के साथ रूम की मालकिन, जिन्हें सभी आंटी कहते थे, को भी बुला लिया गया। माया भी उस सेलिब्रेशन का हिस्सा थी। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान आंटी ने कुछ अजीब बात कही। उन्होंने नेहा से कहा, तुम्हारे रूम में शैतान का साया है। आंटी क्रिश्चियन थीं और इस तरह की बातें अक्सर कहती थीं। लेकिन नेहा के दोस्तों को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उस वक्त आंटी ने अपने गॉड से प्रार्थना करते हुए शैतान को चेतावनी दी और उसे डराने लगीं। माहौल थोड़ा गंभीर हो गया, लेकिन किसी ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी।
नेहा ने बताया कि उस दिन का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया था। रेफरेंस के लिए वह वीडियो मां यहां लगा रहा हूं, उसे देखिए। येशूच्या नावाने बांधते सोड सैताना येशूच्या नावाने तुला बांधते सोड या बहिणीचं शरीर सोड या बहिणीचं जीवन मी येशूच्या नावाने तुला धमकावते येशूच्याच नावाने तू हरलेला आहेस सैताना धन्यवाद माझ्या पिता परमेश्वर धन्यवाद माझ्या सो नेहा ने यह भी बताया कि माया उसके कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने जाया करती थी। हालांकि माया का असली मकसद कुछ और ही था। दरअसल माया इंटरव्यू देने नहीं जाती थी। वह ऐसा इसलिए करती थी ताकि नेहा को उस पर शक न हो। दिन के ज्यादातर वक्त माया रूम पर ही रहती थी और किसी अज्ञात लड़के के साथ फोन पर बातें करती रहती थी। उसकी हरकतों से साफ था कि जॉब का बहाना सिर्फ दिखावा था। नेहा को अब यह महसूस होने लगा था कि माया की मौजूदगी से उसके रूम का माहौल बिगड़ रहा है। लेकिन नेहा को अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि माया का असली मकसद क्या है और वह इन सब चीजों के पीछे क्यों पड़ी है। लगभग 20 मार्च 2024 की रात का समय था। नेहा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक रात के 1 बजे उसके शरीर में तेज कंपन शुरू हो गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया हो। नेहा ने मन ही मन परमात्मा को प्रार्थना करते हुए कहा, हे परमात्मा, मेरा शरीर हिल नहीं रहा है, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अगर हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। तभी अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज गूंजी, ए उठ, शैतान है वह। यह सुनते ही नेहा को एक झटका सा महसूस हुआ और वह सीधे माया की ओर धकेल दी गई। माया उस समय चादर ओढ़कर बेड पर लेटी हुई थी। नेहा ने हिम्मत जुटाकर माया की चादर हटाई तो उसने देखा कि माया कुछ मंत्र गुनगुना रही थी। उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे पर क्रॉस की हुई थीं। माया की आंखें ऊपर छड़ी हुई थीं, मानो पूरी तरह सफेद हो गई हों। यह देखकर नेहा डर के मारे पीछे हट गई। नेहा ने माया से गुस्से में कहा, यह सब बंद कर, ये क्या कर रही है तू? माया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या मैं पूजा भी नहीं कर सकती? इस घटना से परेशान नेहा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और वॉशरूम के पास जाकर खड़ी हो गई। माया अब खुद से बातें करने लगी। उसने कैलेंडर की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तक मैंने कुल 9 वार किए, लेकिन यह बीच में कौन आ जाता है? उस कैलेंडर पर बाबा जुमदेव जी की फोटो लगी हुई थी। माया की आवाज धीरे धीरे घुर्राहट में बदल गई। थोड़ी देर बाद नेहा ने खुद को संभाला और माया से कहा, कल सुबह मेरा रूम छोड़ दे और यहां से चली जा। माया ने तुरंत किसी को फोन किया और शिकायत करते हुए कहा, नेहा मुझ पर आरोप लगा रही है कि मैं उस पर भूत प्रेत भेज रही हूं। रात के बाकी समय नेहा ने किसी तरह खुद को शांत रखा। सुबह 5 बजे उठकर उसने स्नान किया और पूजा पाठ किया। माया भी उठी, नहाई और अपना कंबल लेकर बालकनी में जाकर बैठ गई, जैसे रात की घटना का उसे कोई ध्यान ही ना हो। उस रात जब नेहा पर यह घटना हो रही थी, उसी समय चेन्नई में नेहा की छोटी बहन ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन नेहा की मौत हो रही है। इस डरावने सपने से जागकर उसने तुरंत नेहा को कॉल किया, लेकिन नेहा ने फोन नहीं उठाया। सुबह जब नेहा गार्डन में गई, तब उसने अपने फोन पर बहन की मिस्ड कॉल देखी। नेहा ने तुरंत उसे कॉल किया। उसकी बहन ने चिंतित स्वर में कहा, मैंने सपना देखा कि तू मर रही थी। अगर तुझे कुछ अजीब लग रहा हो तो घर चलिया। नेहा ने उसे समझाया कि वह ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। उस दिन नेहा ऑफिस चली गई। अगले 3 दिन वह अपनी एक सहेली के यहां रही। इधर माया ने नेहा का रूम छोड़ दिया और अपने घर चली गई। इसके बाद माया ने नेहा से कोई संपर्क नहीं किया। 3 अप्रैल को बाबा जुमदेव जी की जयंती थी। नेहा नागपुर गई और वहां अपने मार्गदर्शक राउत गुरुजी से मिली, घटना बताई। राउत गुरुजी ने नेहा का हौसला बढ़ाया और कहा, हम परमात्मा एक मार्ग के सेवक हैं। हम पर कोई भी जादू टोना या भूत प्रेत का असर नहीं कर सकता। बाबा हर समय हमारी रक्षा करते हैं। नेहा ने यह भी बताया कि 22 दिसंबर 2024 की रात नेहा को फिर हल्का सा कंपन महसूस हुआ। यह केवल 1 से 2 सेकंड तक चला और फिर बंद हो गया। नेहा ने बताया कि माया अभी भी उस पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके कपड़े अभी भी माया के पास थे। फिर भी नेहा को पूरा विश्वास था कि उस पर कोई असर नहीं होगा। मेरे साथ
हमेशा बाबा हनुमान जी की दैवीय शक्ति है। परमात्मा एक मार्ग की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि भूत प्रेत बाधाओं का नाश किया जा सके। इस मार्ग में प्रवेश करने वाले हर सेवक को भगवान की विशेष कृपा मिलती है, जो उन्हें हर बुरी शक्ति से सुरक्षित रखती है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे अनुभव है, तो आप उन्हें हमारे दिए गए आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प अनुभव लाते रहेंगे, क्योंकि हम नई नई चीजों पर काम कर रहे हैं, जिन्हें हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एक सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक बटन दबाने जैसा आसान है, लेकिन हमारे लिए वह एक बड़ा मोटिवेशन बनता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अनुभव पसंद आ रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप परमात्मा एक मार्ग के सेवक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार।